हाय एवरीवन, आज हम मोस्ट अवेटेड टॉपिक कवर करेंगे जिसमें एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, ये सब पढ़ेंगे। और दूसरा हम इसी में कवर करेंगे अपना टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। फर्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। इस टॉपिक में हम इंडियन नेशनल फ्लैग के डिफरेंट स्टेजेस जो हमारे सिलेबस में हैं, उनके कलर्स और सिंबल्स का मीनिंग समझेंगे। इंडियन नेशनल फ्लैग सिर्फ एक नेशनल सिंबल नहीं है, ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल, यूनिटी और वैल्यूज़ को शो करता है। टाइम के साथ साथ इसमें कई चेंजेस आए, डिज़ाइन बदलते गए जो कि कंट्री के चेंजिंग थिंकिंग और यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमें देश की मॉरल वैल्यूज़ को भी शो करता है, जो हमें कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या वैल्यूज़ आप इस फ्लैग में से इम्बाइब करते हो। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट हम आंसर की स्टार्टिंग में लिखेंगे कि साइज ऑफ द फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग का रेशो 3:2 होता है। अगर फ्लैग की लेंथ 3 मीटर की है तो विड्थ 2 मीटर की होगी। इसकी 3 स्टेजेस हैं हमारे सिलेबस में, जो आपकी बुक्स में भी दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेज 1906, इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग 7 अगस्त 1906 को होइस्ट किया गया। ये कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के दौरान पारसी बैगन स्क्वायर, ग्रीन पार्क, कैलकाटा में लगाया गया था। अब फ्लैग का डिज़ाइन हमें याद रखना है कि उसमें बेसिकली क्या था। तो 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी, सबसे ऊपर वाली ग्रीन, सेंट्रल जो थी वो येलो और सबसे नीचे रेड। अब जो ग्रीन स्ट्रिप थी उसमें 8 वाइट लोटसेस थे जो इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। मिडल येलो स्ट्रिप पर वंदे मातरम डार्क ब्लू कलर में लिखा था। लोअर रेड स्ट्रिप पर राइट साइड पर सन, लेफ्ट साइड पर हाफ मून, दोनों को ही वाइट कलर में बनाया था। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। बस आपको कलर्स और मोटिव्स याद रख के जाने हैं जब आपने पेपर में पढ़ के जाना है। अब पढ़ते हैं हम सेकंड स्टेज। ये स्टेज 1921 में आई। सेकंड फ्लैग पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के फ्रीडम फाइटर ने डिज़ाइन किया था। ये फ्लैग 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी विजयवाड़ा सेशन में प्रेजेंट किया गया। अब इस फ्लैग का डिज़ाइन जो था वो 2 कलर की स्ट्रिप्स थी, 3 से 2 हो गई थी। रेड स्ट्रिप जो था वो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था और जो ग्रीन स्ट्रिप इसमें यूज़ की गई थी वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी। अब महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया कि एक वाइट स्ट्रिप भी ऐड कर दी जाए जो बाकी सब कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करे, और बीच में एक चरखा लगाया गया जो प्रोग्रेस और सेल्फ रिलायंस का सिंबल था। अब आते हैं हम थर्ड और फाइनल स्टेज पर, जो अब हमारा नेशनल फ्लैग है। थर्ड स्टेज 1947, ये प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है हमारा। 22 जुलाई 1947 को फ्री इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फ्लैग का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया जो सभी रिलीजन, सभी कम्युनिटीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो। 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, सैफरन, वाइट, ग्रीन। वाइट स्ट्रिप के सेंटर में अशोक चक्र नेवी ब्लू कलर का, ये था उसका डिज़ाइन जो आप देखते ही हैं। अब हम समझाते हैं सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल फ्लैग, जिसमें अक्सर आपको क्वेश्चन आता है। सो ये याद करके जाना है, सैफरन कलर क्या डिनोट करता है, वाइट क्या डिनोट करता है, या ग्रीन का क्या मतलब है। तो जो सैफरन है वो स्ट्रेंथ, करेज और सेक्रीफाइस का सिंबल है। हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन रिलीजन में ये एक सेक्रेड कलर माना जाता है। वाइट कलर ट्रूथ, ऑनेस्टी, प्योरिटी और पीस को रिप्रेजेंट करता है, नेशन के मॉरल वैल्यूज़ को शो करता है। और अगर हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन कलर हमें प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और फेथ का सिंबल देता है। फर्टिलिटी, ग्रोथ और लैंड की ऑस्पिशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। फिर आया इसमें अशोक चक्र, जो धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र सारनाथ के अशोका पिलर से लिया गया। ये धर्म और कह सकते हैं लॉ और मॉरल डिसिप्लिन का सिंबल है। चक्रा का मतलब है कांस्टेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेस। इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ये 24 आवर्स ऑफ द डे को रिप्रेजेंट करते हैं और 24 आवर्स ऑफ कमिटमेंट टू ड्यूटी का सिंबल भी है। सो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग यूनिटी, सेक्रीफाइस, प्रोग्रेस और नेशनल वैल्यूज़ का पावरफुल सिंबल है।
मतलब यही सब आपने लिख के भी जाना है। जब भी आपसे कोई वैल्यूज़ पूछी जाए तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको ये आंसर लिख के जाना है। यहीं से आप सिंबॉलिक मीनिंग जो हैं उनको उठा के वैल्यूज़ की फॉर्म में लिख के जा सकते हैं। और जब आप पेपर में आपको नेशनल फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यू कैन डू वन थिंग कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा फ्लैग ड्रॉ कर दें विद कलर्ड पेंसिल्स और राइट हैंड साइड पे आप उसका डिस्क्रिप्शन दे दें, लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो और क्लियरली एग्जामिनर को पेपर में विजिबल हो जाता है और थोड़ा मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, हमें प्रेजेंटेशन बेटर हो जाता है। सो ये था हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग का टॉपिक। काफ़ी इजी टॉपिक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। सिर्फ आपको स्टेजेस लर्न करनी है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। सो अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। इसको समझने से पहले ये समझो कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। देखें, बुक्स में से कई बार ये टॉपिक ना बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इजी वे में बता रही हूँ कि एज इट इज़ आप कॉपी करके भी ये लिख के आ सकते हो। सो समझे बच्चा, जब हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं तो अक्सर हमने सिर्फ लीडर्स का नाम सुना होगा, प्रोटेस्ट सुने होंगे, स्लोगन्स याद आते हैं। लेकिन एक और साइलेंट फोर्स थी जो लोगों के दिल तक सीधा पहुंची, इंडियन आर्ट। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि कैसे इंडियन आर्टिस्ट ने ब्रश, कलर और कैनवस को एक वेपन बनाया, कैसे पेंटिंग्स ने पैट्रियोटिज्म जगाया, ब्रिटिश रूल की क्रूएल्टी को एक्सपोज किया और भारत माता को सिर्फ एक इमेज नहीं बल्कि एक इमोशन बना दिया। बहुत बड़ी बात है ये सिर्फ आर्ट हिस्ट्री नहीं है, ये है कहानी उस क्रिएटिव स्ट्रगल की जहां हर आर्ट वर्क फ्रीडम की एक आवाज़ बन गया। सो चलिए समझते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन आर्टिस्ट का रोल फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही पावरफुल था। उन्होंने सिर्फ पेंटिंग्स या आर्ट वर्क्स नहीं बनाए बल्कि आर्ट के थ्रू पेट्रियोटिज्म, सोशल इश्यूज और नेशनल फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाया। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी की बिगनिंग में स्वदेशी मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट पीक पर था। आर्टिस्ट ने भी अपना क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को अपनी पेंटिंग्स का सब्जेक्ट बना लिया। ये उनका तरीका था देश सेवा का। इनके आर्टवर्क्स ने लोगों में अवेयरनेस, नेशनल प्राइड और इंडिपेंडेंस के लिए कलेक्टिव एक्शन को इंस्पायर किया। अब इसके अंडर हम कुछ आर्टिस्ट पढ़ेंगे और उनका एक एक काम जितना हमें लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है उसमें इतना ही आपको लिख के जाना है। सो फर्स्ट इसमें जो आर्टिस्ट हम पढ़ेंगे वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। नाम आपने पहले भी पढ़ा है इसका बंगाल स्कूल में। अवनींद्रनाथ टैगोर द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के भी ये फाउंडर थे। उनकी इस कैटेगरी के अंडर सबसे फेमस पेंटिंग जो आती है, जो ये मैं नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रही हूँ, भारत माता। इस पेंटिंग में इंडिया को एक मदर गॉडेस के रूप में दिखाया गया। भारत माता एक यंग वुमेन की फॉर्म में नज़र आती हैं। यहाँ पे उन्हें सेफ्रन कलर के कपड़ों में ड्रेप्ड दिखाया है और उनके 4 आर्म्स बनाई गई हैं। ये 4 आर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की बेसिक नीड्स को। ध्यान से देखना इस इमेज को, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक में फूड जिसमें ग्रेन पकड़े हैं, देन क्लोथिंग, वाइट क्लॉथ दिखाया है, एजुकेशन, बुक एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रोजरी, माला दिखाई है। इस पेंटिंग को कई लोग रोटी कपड़ा मकान कॉन्सेप्ट का अर्ली वर्जन भी मानते हैं। अवनींद्रनाथ सर की आर्ट ने भारत माता को एक नर्चरिंग मदर के रूप में दिखाया है जो अपने बच्चों के थ्रू फ्रीडम चाहती है। सेकेंड आर्टिस्ट इसमें हम पढ़ेंगे अमृता शेरगिल। इन्होंने भी भारत माता की पेंटिंग बनाई जो हम इसमें मेंशन करके जाएंगे। अमृता शेरगिल इंडियन रूरल लाइफ पर फोकस किया था। उन्होंने पेंटिंग्स में रूरल विमेन की स्ट्रगल क्लियरली दिखाई है अपनी पेंटिंग्स में। ये आपने अपने सिलेबस में मॉडर्न में भी पढ़ा है। अब उनकी एक भारत माता थीम पेंटिंग एक पुअर पेजेंट विमेन बच्चों के साथ दिखाई गई है। ये पेंटिंग पॉवर्टी, सैडनेस और हार्श रियलिटी को हाईलाइट करती है। ये आर्टवर्क लोगों को सोचने पर मजबूर करता था कि फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, एक सोशल फ्रीडम भी होती है। थर्ड पेंटिंग इसके अंडर जो हम पढ़ेंगे वो है, जो आर्टिस्ट हैं वो है पूर्णा घोष। इन्होंने भी भारत माता ही बनाई। पूर्णा घोष की जो भारत माता है वो द्विजेंद्र लाल रॉय के सॉन्ग पर इंस्पायर्ड थी जिसमें इंडिया को भारत जननी कहा गया है। इस पेंटिंग में भारत माता ब्लू सी से उठी हुई दिखाई देती हैं और हिमालयाज उनकी क्राउनिंग ग्लोरी हैं। वो ब्लू साड़ी पहने हुए हैं, हाथ में रिपन्ड पेडी है जो इंडिया की एग्रीकल्चर और प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है।
इसी सीरीज में फोर्थ जो आर्टिस्ट की हम बात करेंगे वो नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने फ्रीडम मूवमेंट को आर्ट के थ्रू डायरेक्टली सपोर्ट किया। उनका सबसे आइकॉनिक वर्क है गांधी जी वॉकिंग विद द स्टाफ। एक लिनो कट प्रिंट है और ये इतना फेमस हुआ कि ये इमेज नॉन वायलेंस मूवमेंट का सिंबल बन गई थी। आपने भी देखी होगी ये इमेज, बहुत बार हमें दिखती है। उन्होंने नेशनल लीडर्स के पोर्ट्रेट भी बनाए और कांग्रेस के पंडाल्स और इवेंट्स को डेकोरेट भी किया। उनका आर्ट फ्रीडम मूवमेंट के बिल्कुल साथ साथ चला, क्योंकि जहाँ मीटिंग्स होती थी अक्सर पंडाल यही सजाते थे। उस तरह के सब्जेक्ट पर ये पेंटिंग्स बनाते थे जिनसे लोग जुड़े इस मूवमेंट में। फिफ्थ जो हम पढ़ेंगे वो गगनेंद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग है या उनके कैरिकेचर्स। गगनेंद्र नाथ टैगोर अपने कैरिकेचर्स के लिए बहुत फेमस थे। अब उनका जो इस थीम के अंदर हम लिखेंगे ना, वो है जलियांवाला बाग मसाकरे पर उन्होंने एक बहुत पावरफुल कैरिकेचर बनाया था जिसमें ब्रिटिश ब्रूटैलिटी को एक्सपोज किया था उन्होंने। उनका आर्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था और लोगों को फ्रीडम और जस्टिस के लिए जगाता था। सिक्स्थ हम बात करेंगे इसी में असित कुमार हल्दर की। इन्होंने, मतलब आपने ये भी नाम अपना बंगाल स्कूल में सुना होगा। असित कुमार हल्दर ने अजंता, एलोरा और बाग केव्स की पेंटिंग को डॉक्यूमेंट किया था। इस एंशिएंट इंडियन आर्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दिलवाई थी। उन्होंने नंदलाल बोस के साथ काम किया और लेडी हरिंगम जैसे पैट्रन के सपोर्ट से इंडियन आर्ट को यूरोप तक प्रमोट किया। और इसके अलावा भी अगर कुछ आर्टिस्ट आप जानना चाहें तो आप नाम लिख के आ सकते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, MAR चुगतई, वीरेश्वर सेन, देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी काम किया है और इस तरह के आर्ट वर्क्स बनाए हैं। अब इन सब की पेंटिंग्स में सोशल अनरेस्ट, पेन, होप, रेजिस्टेंस दिखाई देती है। इनका आर्ट मासेस को इंस्पायर करता था और फ्रीडम के लिए इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करता था। जब तक इमोशंस ना जुड़ी हो ना, तब तक कोई इस मूवमेंट में, या इतना टॉर्चर कौन सहेगा बच्चा इस फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो लड़ मर गए। अगर अब हम कंक्लूजन की तरफ आए हैं तो हम लिख सकते हैं इंडियन आर्टिस्ट ने फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं की है, बल्कि हिस्ट्री क्रिएट की है। ये जो उनका आर्ट था ना, ये एक साइलेंट वेपन था जिसने लोगों के दिल और दिमाग दोनों को जगाया था। सो ये एक छोटा सा टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। नेशनल फ्लैग आपने पढ़ा, हार्डली 2 पेजेस का क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन को भी 2 से 3 पेजेस में आप सम अप करके जा सकते हैं, हल्की 2-3 लाइंस ऑफ ईच आर्टिस्ट एंड पेंटिंग यू कैन डिस्क्राइब। एंड वन थिंग कीप इन योर माइंड कि जब भी अवनींद्र नाथ टैगोर के बंगाल स्कूल के रेफरेंस में पेंटिंग आता है, सो विल राइट डाउन द जर्नीज एंड। और अगर हमें कंट्रीब्यूशन के लेवल पे पूछा जाता है, सो विल ऑलवेज राइट भारत माता इन दैट कंटेक्स्ट। और जैसे लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन था कि एनी वन पेंटिंग ऑफ अवनींद्र नाथ टैगोर ऑफ बंगाल स्कूल विच इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो कोशिश करें किसी भी कन्फ्यूजन से बचें, तो आपको उसमें जर्नीज एंड ही लिखना है जब बंगाल की बात आ रही है। नो डाउट ये काम भी उन्हीं का है और वो बंगाल के ही आर्टिस्ट हैं और ये उसी दौरान ही बनी हैं ये पेंटिंग्स भी। बट कई बार एग्जामिनर जो होते हैं, क्योंकि ये जो लिख दिया जाता है इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी, सो उस दौरान आपके बंगाल में जर्नीज एंड ही मेंशन की गई है, तो वो आप लिखेंगे। सो ये था हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। इतना सा आंसर आपको लिख के आना है। अब इसके आगे जो बचा है वो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, जिसमें पेंटिंग्स हैं हमारे पास, जिसमें ग्राफिक प्रिंट्स पढ़ने हैं हमको और जिसमें स्कल्पचर पढ़ना है। सो बच्चा उन सब का सिंगल वीडियो चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। आप वो पेंटिंग्स को, उन ग्राफिक्स को पढ़ सकते हैं और सेम कंटेक्स्ट है, कुछ उसमें चेंज हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगेन उसको बनाने की ज़रूरत है। सो आप वो पेंटिंग्स वहाँ से सेपरेटली पढ़ सकते हैं। सो अब हमारा एक बार के लिए सिलेबस ख़त्म है। एंड जो बच्चे 1 शॉट वीडियो की बात कर रहे हैं, वो 1 शॉट वीडियो जो हमने लास्ट ईयर डाला है, दैट इज़ इक्वली रेलिवेंट। मतलब सेम वही सिलेबस है, उसमें से कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आप उसको करके जा सकते हैं। और जो नोट्स की बात कर रहे हैं, तो उसी के नीचे किसी एक बच्चे ने ही ड्राइव में वो नोट्स बना के
शायद पिन भी किए हुए हैं, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में, प्लीज़ चेक दैट। तो आपको नोट्स भी वहाँ से मिल जाएंगे वन शॉट वीडियो के। सो यही वो सिलेबस है जो उसमें है। वन शॉट वीडियो आप वहाँ से करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक जो हमने दे दिया है, दैट इज़ द सैम्पल पेपर्स, वो भी आप लिख के जाएँ, करके जाएँ। और उसके अलावा जितना क्वेश्चंस या कुछ टिप्स रहेंगे वो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो टिल देन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।